Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another class of CAF2, that is Tax Principle and Compliance. हम इंट्रोडक्शन एंड की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्सेस के अंदर पर्सनस का एरिया कवर कर रहे थे. लास्ट क्लास में हमने पर्सनस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था. तो पहले तो कोई रिकैप करवा दूं कि पर्सनस के हवाले से हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, और फिर हम रिमेनिंग जो पर्सनस के हवाले से बातें हैं, रिमेनिंग जो चीज़ें हम आज के सेशन के अंदर कवर करेंगे. देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अम्ब्रेला में आएगा, इनकम टैक्स लॉ के तहत असेस हो रहा होगा, तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि वो किस कैटेगरी का पर्सन है, यानी कि वो पर्सन की कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है. इनकम टैक्स लॉ के अंदर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर पर्सन को 7 कैटेगरीज में बाइफरकेट किया गया है. नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 कंपनी, नंबर 3 एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नंबर 4 फेडरल गवर्नमेंट, नंबर 5 फॉरेन गवर्नमेंट, नंबर 6 पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, एंड नंबर 7 पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहला काम ही ये किया जाता है कि जब भी किसी की टैक्सेशन की जाती है, जब भी किसी टैक्स पेयर की टैक्सेशन मेथड की बात की जाती है, तो ये देखा जाता है कि ये टैक्स पेयर कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है. क्या वो इंडिविजुअल है, क्या वो एओपी है, क्या वो कंपनी है, या फिर वो कोई और टैक्स पर्सन है. अब कैफ2 लेवल के ऊपर आपको सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन कवर करवाई जाएगी, और जब आप लोग इंशाल्लाह सीए फाइनल लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको कंपनी की टैक्सेशन पढ़ाई जा रही होगी. लेकिन कैफ2 लेवल के ऊपर हम इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन सीख रहे होंगे. फिर इसके बाद मैंने ये भी एक बात की थी कि इन 7 पर्सनस को अगर आप देखें तो इन 7 पर्सनस में से इंडिविजुअल वाहिद नेचुरल पर्सन है, बाकी के जो 6 हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि किसी ना किसी लॉ, किसी ना किसी कानून के तहत बनाए गए हैं. लेकिन इंडिविजुअल इज द ओनली नेचुरल पर्सन. इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं. इट कैन बी अ सैलरीड इंडिविजुअल, इट कैन बी अ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल. अब सैलरीड इंडिविजुअल क्या होता है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल क्या होता है, ये मैं किसी लेटर स्टेज पर डिस्कस करूंगा. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इंडिविजुअल भी इट्सेल्फ 2 तरह के होंगे, सैलरीड इंडिविजुअल या फिर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल. फिर इसके बाद हमने एओपी की डेफिनेशन कवर की थी. एओपी की डेफिनेशन क्या थी सर? एओपी की डेफिनेशन थी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स, यानी कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन थी. जो चीज़ें कॉमन डिक्शनरी में, जो चीज़ें नॉर्मल डिक्शनरी में एओपी है वो तो एओपी समझी जाएगी. लेकिन इन चार चीज़ों को लॉ मेकर ने एओपी की डेफिनेशन में एडिशनली इंक्लूड कर दिया. जो कॉमन लाइफ में, कॉमन डिक्शनरी में एओपी है उसको तो एओपी माना ही जाएगा, लेकिन इन 4 चीज़ों को एडिशनल एओपी की डेफिनेशन में शामिल किया गया है. EOP includes a firm, a Hindu undivided family यानी कि joint family business, any artificial juridical person यानी कि कोई ऐसी EOP जो किसी लॉ के तहत, किसी कानून के तहत बनाई गई हो, and any body of person formed under a foreign law यानी कि पाकिस्तान के बाहर फॉरेन कंट्री के लॉ के तहत भी अगर कोई EOP बनाई गई तो वो भी हमारे टैक्स लॉ के लिए, वो भी हमारे इनकम टैक्स लॉ के लिए EOP कंसिडर की जाएगी. यहाँ पर एक चीज़ आ रही थी, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी. इस जुमले का क्या मतलब है, इस फ्रेज का क्या मतलब है, ये आपको कंपनी की डेफिनेशन में समझ आएगा अभी थोड़ी देर के अंदर. मैंने एओपी का कॉन्सेप्ट समझाते हुए आपको कंक्लूजन ये दिया था, समराइज इस तरह से किया था कि लॉ मेकर ये कहता है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई भी जॉइंट इनकम कमाए, चाहे वो किसी जॉइंट बिजनेस से आ रही हो, चाहे वो किसी जॉइंट वेंचर से आ रही हो, चाहे वो किसी जॉइंट ऑपरेशन से आ रही हो, चाहे वो किसी जॉइंट ओनरशिप से आ रही हो, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई भी जॉइंट इनकम कमाएंगे, इनकम टैक्स लॉ के अंदर वो इनकम एज अ इनकम ऑफ एओपी टैक्स होगी. इनकम टैक्स लॉ के अंदर वो इनकम एज अ इनकम ऑफ एओपी टैक्स होगी. इनकम टैक्स लॉ के लिए मेथड ऑफ फॉर्मेशन इररेलेवेंट है. एओपी का मेथड ऑफ फॉर्मेशन इररेलेवेंट है, यानी कि हो सकता है कि हमने एओपी प्रॉपरली लीगली रजिस्टर्ड करवाई हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एओपी बनाई हो, इसको रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाई हो, यानी कि सारा काम प्रॉपर किया हो, लीगली रजिस्टर्ड एओपी हो. ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम बिजनेस कर रहे हो. भाई बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार जॉइंट बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन कोई लिखत परत नहीं होती, सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सब कुछ चल रहा होता है. तो लॉ मेकर ये कहता है कि मेरे लिए एओपी का मेथड ऑफ फॉर्मेशन इररेलेवेंट है, चाहे एओपी लीगली क्रिएटेड हो या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चल रही है. जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई भी जॉइंट इनकम कमाएंगे, मैं इस इनकम को एज अ इनकम ऑफ एओपी टैक्स करवा रहा हूँगा. एओपी की डेफिनेशन के बाद अगली डेफिनेशन में स्टार्ट की थी कंपनी. अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही थी. कंपनी
मीन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, मीन्स का मतलब है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, मीन्स का मतलब है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। सर एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि अब हम ये नहीं देखेंगे कि कॉमन डिक्शनरी के तहत कंपनी क्या है। हमारी डेली लाइफ में या हम डिक्शनरी में कंपनी की डेफिनेशन नहीं देखेंगे। जब लॉ में एक डेफिनेशन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, मीन्स से स्टार्ट हो रही है, तो अब यही डेफिनेशन इनकम टैक्स लॉ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब कंपनी की कॉमन डिक्शनरी डेफिनेशन को नहीं देखा जाएगा। सर क्या क्या बातें हमने कवर कर ली थी? सबसे पहले कंपनी मीन्स कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। पाकिस्तान में लार्जली सबसे ज़्यादा जो कंपनीज बनती है वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल कानून कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनाई जाती है। देखिए, पाकिस्तान में सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उससे भी सुप्रीम एक और लॉ है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन लीगली बाय बुक्स अगर चले तो सबसे ऊपर कौन सा कानून है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, सबसे ऊपर कौन सा कानून है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने भी कवानीन हैं, आइडियली होना क्या चाहिए कि सबसे ऊपर कौन सा कानून होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और फिर बाकी जितने कानून हैं, चाहे वो टैक्स लॉज से पर्टेनिंग हो, चाहे वो सिविल राइट से पर्टेनिंग हो, चाहे वो कमर्शियल राइट से पर्टेनिंग हो, चाहे वो डिफरेंट 10,000 तरह के हवाले से पाकिस्तान में लॉज मौजूद हैं, ये सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अम्ब्रेला में आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, जो कंपनीज जो बिजनेसेस वगैरह करती है, उनके लिए बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉस एग्जिस्ट करते हैं। तो जो सबसे कॉमन कॉर्पोरेट लॉ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2017। जिन लोगों ने बिजनेस लॉ ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ लिया, या जो लोग इस अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, या जो लोग आने वाले अटेम्प्ट के अंदर बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, आप बिजनेस लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 को ही डिटेल में कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनाई गई, तो ये कंपनी इनकम टैक्स लॉ की नज़र में भी कंपनी मानी जाएगी। नंबर 2, अ बॉडी कॉर्पोरेट formed by or under any law in force in Pakistan. A body corporate formed by or under any law in force in Pakistan. मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, पाकिस्तान में ज़्यादातर कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनती है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी है जिनको बनाने के लिए पार्लियामेंट से स्पेशल लॉ पास किया गया, जिनको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल कानून पास किया और फिर उस कानून के तहत उस कंपनी को बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA को बनाने के लिए इससे पहले कानून बना था PIA कॉर्पोरेशन समथिंग। इसी तरह से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को बनाने के लिए पहले पार्लियामेंट से अलग कानून पास हुआ था और उसके बाद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बना था। तो अगर कोई कंपनी पार्लियामेंट इनेक्टेड लॉ के तहत बनी है तो वो भी इनकम टैक्स लॉ में कंपनी कंसिडर की जाएगी। फिर कुछ और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं। अब ऑब्वियसली इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स की डिटेल में या बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये डिफरेंट तरह के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में काम करते हैं। इनको भी बाय नेम कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया गया है, जैसे कि मुदारबा, सोसाइटीज़, ट्रस्ट वगैरह। ये डिफरेंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन इनको बाय नेम कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। अब मुदारबा किसको कहता है, ये कहीं ना कहीं आप अपनी CA जर्नी में पढ़ लोगे। सोसाइटीज़ की क्या ऑब्लिगेशंस या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये कहीं ना कहीं आप अपनी CA जर्नी में कवर करोगे। ट्रस्ट को हो सकता है हम थोड़ा बहुत आगे जाके कवर कर लेंगे, ट्रस्ट क्या होता है, किस तरह से काम वगैरह करता है। पॉइंट नंबर 4 में क्या था सर? पॉइंट नंबर 4 में था अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तान के बाहर यानी पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क के कानून के तहत बनी है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट ना हुई हो, चाइना में इनकॉर्पोरेट हुई हो लेकिन पाकिस्तान में इनकम कमा रही हो, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो लेकिन पाकिस्तान में इनकम कमा रही हो, US में इनकॉर्पोरेट हुई हो लेकिन पाकिस्तान में इनकम कमा रही हो। तो पॉइंट नंबर 4 में सिंपली ये कह रहा है कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है किसी ऐसे कानून के तहत जो पाकिस्तान के बाहर किसी कंट्री से पर्टेन करता है, तो ये कंपनी भी हमारी नज़र में कंपनी मानी जाएगी। देन पॉइंट नंबर 6 था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से तो हमें समझ आता है कि कोई फलाही इदारा है। हमारी कंट्री के अंदर तो बेहताशा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल है, एदी फाउंडेशन है, चीपा फाउंडेशन है और सैकड़ों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इनकम टैक्स लॉ ने
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैंने लास्ट क्लास के एंड में एक लंबी चौड़ी डिस्कशन की थी कि टैक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और जब एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आता है तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज होता है, इसमें डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन अराइज होता है, और इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशंस को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं। मैंने क्या डिस्कशन की थी सर? मैंने डिस्कशन ये की थी कि अगर कोई क्वांटिटेटिव बात हो, अगर कोई क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, ये मेरे लिए भी 2 और 2 4 होगा, आपके लिए भी 2 और 2 4 होगा, दुनिया भर में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, दुनिया भर में कहीं पे भी आप 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव बात हो रही है। लेकिन जब कोई सब्जेक्ट, कोई मैटर क्वालिटेटिव हो, थ्योरेटिकल हो, तो इस केस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन अराइज हो सकता है। भाई फॉर एग्जांपल अंग्रेजी की एक बात लिखी है या किसी भी लैंग्वेज में एक बात लिखी है, उसको पढ़कर मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। तो जब भी चीज़ें क्वालिटेटिव होती है, थ्योरेटिकल होती है, तो वहाँ पर ये मार्जिन रहता है, वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन अराइज हो। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली एफबीआर और टैक्स पेयर के दरमियान फड्डा चलता ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे लॉ के मामला ऐसे होते हैं कि टैक्स पेयर एक अलग पर्सपेक्टिव से एक अलग ट्रीटमेंट ईजाद कर रहा होता है या व्यू ले रहा होता है, एफबीआर उसको अलग तरह से रीड कर रहा होता है। ऑब्वियसली टैक्स पेयर उसको रीड करेगा अपने फायदे में, एफबीआर उसको रीड करेगा एफबीआर के फायदे में। इसी तरह से प्रैक्टिकली कुछ टैक्स के मैटर्स ऐसे भी हैं जहां पर बिग 4 फर्म्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यानी केपीएमजी का अलग व्यू है, पीडब्ल्यूसी का अलग व्यू है, ईवाई का अलग व्यू है, डिलॉयट का अलग व्यू है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि सीए प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो जो डिफरेंट टीचर्स हैं, जो मैं और मेरे कोलीग टीचर्स हैं, कुछ जगहों पर हमारे दरमियान कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। कुछ जगहों पर आप ऐसा भी देखेंगे कि क्लासरूम में आपको कोई ट्रीटमेंट पढ़ाई जाएगी और आईके अपने सोल्यूशन में हो सकता है उससे डिफरेंट काम किया हो। तो हम इन सारे सिनेरियोज में किसी एक को सही या किसी एक को गलत नहीं कहेंगे। दीज आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दीज आर डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। ऑब्वियसली हर बंदे के पास अपना ओपिनियन या अपने इंटरप्रिटेशन की कोई ना कोई बेसिस होती है, कोई ना कोई फाउंडेशन होती है कि भाई मैं इस बेसिस पे ये समझता हूँ या इस बेसिस पे ये इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अब ओवर द ईयर्स इस तरह के जब मसले मसाइल आते हैं, तो फिर चीज़ें डिस्प्यूट में जाती हैं। तो वो डिस्प्यूट कोर्ट्स के अंदर जाता है, हाई कोर्ट के अंदर जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, और फिर हमारी कंट्री की जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स, ये उस मैटर को अकॉर्डिंगली डिसाइड करती है कि भाई इसकी सही इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए, इसकी ट्रू इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए। तो ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट तरह के मैटर्स को जब इंटरप्रेट किया ना, तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बनाए। आपके लेवल पे आपको सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कवर नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ लिमिटेड रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बताए जा रहे हैं जो आपके लिए कैफ 2 लेवल पे फॉर द टाइम बीइंग रेलेवेंट है। जैसे where more than one interpretation/treatment is possible for any provision of law. Where more than one interpretation/treatment is possible for any provision of law, the interpretation/treatment beneficial for the taxpayer shall be adopted. The interpretation/treatment beneficial for the taxpayer shall be adopted. अब देखो, ये हमारी कंट्री की कोर्ट्स कह रही है, ये बहुत सारे लॉ के रिसर्चर्स या इंटरप्रेटर्स ने ये बात कही है कि अगर कानून के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है जिसकी वाकई में एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर कानून के अंदर कोई ऐसी बात लिखी है, कोई ऐसा प्रोविजन है जिसको वाकई में एक से ज़्यादा तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट की जा सकती है उस बात को देखकर, उस बात को पढ़कर,
तो वो इंटरप्रिटेशन, वो ट्रीटमेंट अडॉप्ट की जाएगी, वो इंटरप्रिटेशन, वो ट्रीटमेंट फॉलो की जाएगी जो कि टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल हो, जो कि टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि एफबीआर के लिए बेनिफिशियल हो। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लियर कट प्रिंसिपल है टैक्स लॉ को इंटरप्रेट करने का, कि अगर कानून के अंदर, देखो, अगर कानून के अंदर कोई बात ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी है ना, तो फिर तो कोई दो राय नहीं है। अगर लॉ के अंदर कोई बात ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी हुई है कि भाई ये होगा या ये नहीं होगा, तो फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में कानून में ग्रे एरियाज होता है, आधी अधूरी बात लिखी होती है, इनकम्प्लीट बात लिखी होती है, प्रॉपर वर्डिंग्स इस्तेमाल नहीं होती। और जब इस तरह का ग्रे एरिया अराइज होता है ना, तो हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन या एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट हो सकती होगी। तो कोर्ट्स ये कहती है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ये कहते हैं कि जहां पर भी एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन या एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो ट्रीटमेंट या वो इंटरप्रिटेशन फॉलो की जाएगी जो टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है, जो टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है। क्या ये बात समझ आती है? मैं इसी तरीके से एक और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, स्पेसिफिक प्रोविजन shall prevail over general provision. Specific provision shall prevail over general provision. आम बात खास बात को ओवरराइड कर जाएगी, आम बात खास बात को ओवरराइड कर जाएगी। दूसरे अल्फाजों में, अगर लॉ में, अगर कानून में आम लोगों के लिए, जनरल सिनेरियोस के लिए कोई जनरल प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है, तो उस स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए हम स्पेसिफिक प्रोविजन को ओवरराइड कर देंगे, जनरल प्रोविजन को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था स्पेसिफिक प्रोविजन शैल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन शैल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन, यानी कि लॉ के अंदर अगर आम सिचुएशन के लिए या अवामुन्नास के लिए कोई जनरल बात लिखी है, लेकिन किसी खास सिचुएशन के लिए, किसी खास ट्रांजेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक बात लिखी है, तो उस स्पेसिफिक सिनेरियो में, उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के केस में स्पेशल प्रोविजन जनरल प्रोविजन को ओवरराइड कर जाएगा। क्या मतलब सर, हम समझे नहीं? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब हम अपने कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे तो हम एक बात पढ़ेंगे कि एक टैक्स पेयर की जितनी भी इनकम होती है ना, एक टैक्स पेयर की जितनी भी इनकम होती है ना, उस इनकम को हमने हेड्स ऑफ इनकम में क्लासिफाई करना होता है। लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट है एक हेड्स ऑफ इनकम का, यानी जो भी आप कमाते हो उसे आपने किसी ना किसी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई करना होता है। अब लॉ के अंदर एक हेड ऑफ इनकम है जिसका नाम है सैलरी, यानी कि जो भी आपकी सैलरी इनकम होगी, जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट की इनकम होगी, उसे आप सैलरी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई करोगे। एक हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिससे आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, जिससे आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, इसे आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करते हो। एक हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिससे आप अपनी बिजनेस इनकम, जो भी आप बिजनेस करते हो उससे आने वाली इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में क्लासिफाई करते हो। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस प्रोविजन को समझाने के लिए। एक टैक्स पेयर जो कुछ भी कमाता है उसे वो हेड्स ऑफ इनकम में क्लासिफाई करता है। एक हेड हम पढ़ेंगे सैलरी का, कि सैलरी इनकम को सैलरी हेड में दिखाया जाएगा। एक हेड हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, कि प्रॉपर्टीज़ की रेंटल इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दिखाई जाती है। एक हेड हम पढ़ेंगे बिजनेस का, कि बिजनेस से आने वाली इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम में दिखाई जाती है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे का बिजनेस ही ये है कि वो प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाता है। एक बंदे का, एक शख्स का बिजनेस ही ये है कि वो प्रॉपर्टी बाय करता है, उसको रेंट पे देता रहता है, प्रॉपर्टी बाय करता है, उसको रेंट पे देता है। यानी कि वक्त के साथ साथ उसने पूरा बिजनेस ही ये बना लिया कि वो प्रॉपर्टीज को बाय करके रेंट पे दे रहा होता है। तो अगर एक बंदे का बिजनेस ही ये हो कि वो रेंटल इनकम कमा रहा है, तो अब सवाल ये है कि इस शख्स की इनकम, इस बंदे की इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवानी चाहिए या इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवानी चाहिए? इस रूल को देखते हुए अगर एक बंदे का बिजनेस ही ये है कि वो रेंटल इनकम कमा रहा है,
तो बताया मुझे उसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाऊं या इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवाऊं। सर ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इससे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवाएंगे। नहीं, इसे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाएंगे। इसे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाएंगे। देखो क्यों, क्या मंतक है, क्या लॉजिक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एक जनरल हेड है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एक जनरल हेड है। तुम कोई भी बिजनेस करो, तुम कोई भी बिजनेस करो, बिजनेस से आने वाली इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होती है। अब बिजनेस तो कई तरह के हो सकते हैं ना, 100 200 सैकड़ों तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एक जनरल हेड है। कोई भी कैसी भी बिजनेस करो, बिजनेस से आने वाली इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होती है। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक हेड है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक हेड है कि प्रॉपर्टी से आने वाली रेंटल इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होती है। तो अफेक्टिवली दिस इज अ जनरल हेड, दिस इज अ स्पेसिफिक हेड। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन अगर प्रॉपर्टी है तो रेंटल इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो अब अगर एक बंदे का बिजनेस ही प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाना है, अगर एक बंदे का बिजनेस ही प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाना है और इस इंटरप्रिटेशन के रूल को देखें कि स्पेसिफिक प्रोविजन शैल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन, तो हम उसकी रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाएंगे। हम उसकी रेंटल इनकम, जिसका बिजनेस ही रेंटल इनकम कमाना है, उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवा रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है? मैं सर किसी ने सवाल पूछा कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल परचेस करे, सर ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। उसके लिए हमारे पास कैपिटल गेन का हेड है, हमारे पास एक और, मतलब ये तो मैंने 3 एग्जांपल के लिए बताया ना, टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो एक कैपिटल गेन का हेड होता है कि अगर किसी का काम प्रॉपर्टी बाय सेल करना हो तो फिर उसकी इनकम के लिए कैपिटल गेन का हेड है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में सिर्फ 2 रूल्स फिलहाल कवर करवा रहा हूं, ये बाद में कवर करेंगे कि अगर किसी प्रोविजन के लिए एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट या एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, वो ट्रीटमेंट या वो इंटरप्रिटेशन फॉलो की जाएगी जो टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल हो। और स्पेशल प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन शैल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन। अब ये बात में मैं क्यों लेकर आ गया, ये बात में मैं इतनी इंफेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगे, ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बार बार इस्तेमाल होंगे। जैसे कि अभी कंपनी की डेफिनेशन में एक इस्तेमाल हो रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कंपनी की डेफिनेशन में पॉइंट नंबर 6 आ रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लॉ मेकर ने बाय नेम स्पेसिफिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी की डेफिनेशन में शामिल कर दिया। लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली बाय नेम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फलाई इदारे को कंपनी की डेफिनेशन में शामिल कर दिया। लेकिन यूं सोचे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अपने दोस्त के साथ एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाऊं, एक पार्टनरशिप क्रिएट करूं और हम दोनों उस पार्टनरशिप के तहत फलाई और वेलफेयर के काम कर रहे हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ या किसी भी जानने वाले के साथ पार्टनरशिप बनाएं और उस पार्टनरशिप के तहत आप वेलफेयर के काम करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, खैराती काम वगैरह करें? यस, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन चूंकि इनकम टैक्स लॉ ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली शामिल कर दिया, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्ट्रक्चर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्ट्रक्चर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स लॉ की नजर में ये कंपनी ही माना जाएगा। इनकम टैक्स लॉ की नजर में ये कंपनी ही माना जाएगा। भाई ऐसा हो सकता है मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने कोई कंपनी नहीं बनाई, मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में खैराती काम कर रहा हूं, वेलफेयर के काम कर रहा हूं। लेकिन चूंकि लॉ मेकर ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी की डेफिनेशन में शामिल कर दिया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स की नजर में कंपनी कंसिडर की जाएगी। दिस इज फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन कि स्पेशल प्रोविजन शैल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन। जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। लेकिन इनकम टैक्स लॉ में कंपनी की डेफिनेशन में से स्पेसिफिकली शामिल कर दिया। अब जनरल या लीगली इसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो, इनकम टैक्स लॉ की नजर में हमेशा कंपनी समझा जाएगा।
ये बात मैंने नीचे लिख भी दी है। A non-profit organization may be with the structure of AOP, but for the purpose of income tax ordinance, it will be considered as a company. It will be considered as a company. NPO का प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर AOP का भी हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए हम इसे कंपनी कंसिडर कर रहे होंगे। सर एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा क्या NPO भी टैक्स पे करती है? इसका आंसर है यस, इसका आंसर है नो। ज़्यादातर केसेस में एनपीओ टैक्स पे नहीं करती, लेकिन कुछ केसेस में एनपीओ को भी टैक्स पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम कुछ एग्जामिशंस और कंसेशंस वगैरह देखेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एनपीओस को अपनी इनकम के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एग्जामिशंस या कुछ ना कुछ टैक्स कंसेशंस दिए जाते हैं। देन अगला पॉइंट नंबर 8, ध्यान से सुनिएगा। अ फॉरेन एसोसिएशन, सर एसोसिएशन क्या? एओपी। एसोसिएशन क्या? AOP. A foreign AOP, whether incorporated or not, which FBR has by general or special order declared to be company for the purpose of income tax ordinance. कहता है एक फॉरेन AOP का मतलब है जो कि पाकिस्तान के कानून के तहत नहीं बनाई गई, पाकिस्तान के कानून के तहत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बाहर किसी और मुल्क के कानून के तहत कोई AOP बनाई गई हो, चाइना के कानून के तहत, दुबई के कानून के तहत, इंडिया के कानून के तहत, कोई भी फॉरेन AOP जो पाकिस्तान के कानून के तहत नहीं, किसी और मुल्क के कानून के तहत बनाई गई हो, जिसे FBR यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिक्लेयर कर दे कंपनी, तो वो भी कंपनी कंसिडर की जाएगी, इसीलिए देखें, इसीलिए यहां पे क्या लिखा है, लिंक पॉइंट नंबर 4 ऑफ डेफिनेशन ऑफ AOP। ये वही बात है जो मैंने आपको कहा था, मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। AOP की डेफिनेशन में पॉइंट नंबर 4 क्या था कि अगर कोई बॉडी ऑफ पर्सन है जो कि किसी फॉरेन लॉ के तहत बनाई गई है, इसे हम AOP कहेंगे। लेकिन कंपनी की डेफिनेशन में है कि ऐसी फॉरेन AOP जिसे FBR ने कंपनी डिक्लेयर कर दिया, वो कंपनी बन जाएगी। तो अगर कोई फॉरेन AOP है, दो बातें होंगी। देखो, अगर एक फॉरेन AOP है जिसे FBR ने कंपनी डिक्लेयर कर दिया, तो अब वो कंपनी है, अब वो AOP नहीं है। लेकिन अगर एक फॉरेन AOP है जिसे FBR ने कंपनी डिक्लेयर नहीं किया, तो इसे हम AOP ही मान रहे होंगे। सर ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल रीजन बताता हूं। पाकिस्तान में कंपनी है ना, इसका टैक्स रेट है 29%। पाकिस्तान में कंपनी का टैक्स रेट है 29%। कंपनी 1 रुपए की इनकम कमाए, 100 रुपए की इनकम कमाए, 1 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, कंपनी जितनी भी इनकम कमाए, इसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगता है? 29%। लेकिन AOP या इंडिविजुअल का टैक्स रेट प्रोग्रेसिव है। इंडिविजुअल और AOP का टैक्स रेट प्रोग्रेसिव है। क्या मतलब प्रोग्रेसिव है? सर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का मतलब है कि इनका टैक्स रेट इनकम से प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट्स बढ़ते जाएंगे। ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा टैक्स रेट लगेगा, कम इनकम होगी तो कम टैक्स रेट लगेगा। नहीं समझे? यहां देखो, मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें दिखाई देता हूं ना। ये हमारे सामने इंडिविजुअल और AOP का टैक्स रेट आ रहा है। ये हमारे सामने इंडिविजुअल और AOP का टैक्स रेट आ रहा है। देखो ये काम कैसे करता है। अगर इनकम 6 लाख तक है, अगर तुम्हारी इनकम 6 लाख है तो रेट कितना होगा? 0%। अगर इनकम 6 लाख से 12 लाख है, अगर इनकम 6 लाख से 12 लाख है, यानी इनकम 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, तो रेट कितना होगा? 15%। अगर इनकम 12 लाख से 16 लाख है तो रेट कितना होगा? 20%। अगर इनकम 16 लाख से 32 लाख है तो रेट कितना होगा? 30%। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। तो पाकिस्तान में कंपनी के लिए फिक्स टैक्स रेट है 29%। कंपनी 1 रुपया कमाए, 1 करोड़ कमाए, 1 अरब कमाए, उन्हें 29% से टैक्स देना है।
लेकिन इंडिविजुअल और ईओपी के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, दो चाइनीज कंपनी है, ठीक है, दो चाइनीज कंपनीज हैं। इन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान में कोई बिजनेस करते हैं। अब जब ये दो चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस करने का सोचेगी तो उनको पाकिस्तान में कोई ना कोई लीगल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना। पाकिस्तान में ऑपरेट कैसे करेंगे? चाइना में दो कंपनियां हैं लेकिन पाकिस्तान में तो उनको कोई ना कोई लीगल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, काम कैसे करेंगे? तो इनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि कंपनी बना ले, और एक ऑप्शन है कि ईओपी बना ले। दो कंपनीज है, दो चाइनीज कंपनीज हैं जिनको पाकिस्तान में कोई बिजनेस करना है। पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए इनको लीगल स्ट्रक्चर चाहिए। इन्होंने सोचा कि यार पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए हम कंपनी भी बना सकते हैं, एक नई कंपनी बना ले जिससे पाकिस्तान में बिजनेस करे, या एक नई एओपी बना ले जिससे पाकिस्तान में बिजनेस करे। तो फिर इन्होंने सोचा कि यार अगर हम कंपनी बनाएंगे तो पाकिस्तान में हमें 29% का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम एओपी बना लें तो पाकिस्तान में हमें स्लैब रेट के हिसाब से प्रोग्रेसिव टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर क्या है? सर ज़्यादा बेहतर है कि एओपी बना ली जाए, क्योंकि एओपी में तो इनकम होगी तो टैक्स लगेगा ना, इनकम कम होगी कम लगेगा, ज़्यादा होगी ज़्यादा लगेगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि काम करते हैं, पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए हम कंपनी नहीं बनाते, हम एक एओपी बना लेते हैं। 50% पार्टनरशिप एक कंपनी की होगी, 50% पार्टनरशिप दूसरी कंपनी की होगी, और हम पाकिस्तान में बिजनेस करके इनकम कमाएंगे। तो ओवर द पीरियड एफबीआर ने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ये हरकतें कर रही हैं। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में कम टैक्स पे करने के लिए ईओपी का स्ट्रक्चर बना के काम करती है। एक्चुअली वो कंपनी है लेकिन पाकिस्तान में वो एओपी बनाकर ऑपरेट करते हैं ताकि पाकिस्तान में उनको कम टैक्स देना पड़े। तो फिर उन्होंने लॉ के अंदर ये बात डाल दी कि अगर कोई फॉरेन एओपी है, जिसे एफबीआर ने कंपनी डिक्लेयर कर दिया, तो अब इनकम टैक्स लॉ के लिए वो कंपनी कंसिडर की जाएगी, वो एओपी कंसिडर नहीं की जाएगी। इसीलिए इसे कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया और एओपी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया। क्या ये समझ आता है? मैं नेक्स्ट 3 चीजें: प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान एंड स्मॉल कंपनी। देखिए, स्मॉल कंपनी क्या है? छोटी कंपनी नहीं। स्मॉल कंपनी को हम यूं नहीं कहेंगे छोटी कंपनी, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हमारे पास आगे ही जाकर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आ रही है, इसे थोड़ी देर में कवर करवाता हूं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में तीन तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं। नंबर 1 फेडरल गवर्नमेंट, नंबर 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड नंबर 3 लोकल गवर्नमेंट। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट। अगर आप गौर करें तो पर्सन्स की डेफिनेशन में फेडरल गवर्नमेंट को एज अ सेपरेट पर्सन ट्रीट किया गया था। पर्सन्स जो हमारे पास 7 तरह के पर्सन्स थे उसमें क्या था? फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज अ सेपरेट पर्सन, लेकिन कंपनी की डेफिनेशन में प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को शामिल किया गया है। यानी कि हमारी कंट्री में पाकिस्तान में जो 3 तरह की गवर्नमेंट्स है ना, तो फेडरल गवर्नमेंट इज अ सेपरेट पर्सन, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स को सेपरेट पर्सन नहीं बनाया गया बल्कि इसे कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया गया। अब ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ ना कुछ लीगल रीजंस हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि इनके पीछे के लीगल रीजन समझ सके। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट कौन है? वफाकी हुकूमत, जो कि इनकम टैक्स का सारा मैटर डील करती है,
जो कि इनकम टैक्स का सारा मैटर डील करती है। यानी इनकम टैक्स के जो लॉ मेकिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रिकवरी है, ये सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट की अम्ब्रेला में आता है। एफबीआर को फेडरल गवर्नमेंट हैंडल करता है। लेकिन सूबाई हुकूमत और लोकल हुकूमत अलग है। सिंध की गवर्नमेंट अलग है, पंजाब की अलग है, केपीके की अलग है, बलूचिस्तान की अलग है। कराची का लोकल बोर्ड अलग होगा, डीएचए का अलग होगा, बाकी सिटीज़ में अलग होंगे। तो अगर सिंध की गवर्नमेंट कोई इनकम कमा रही है, पंजाब की गवर्नमेंट कोई इनकम कमा रही है, कराची की कोई लोकल गवर्नमेंट को इनकम कमा रही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको भी इनकम टैक्स देना पड़े। मैं कह रहा हूं देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार। अगर सिंध गवर्नमेंट कोई अपना बिजनेस करके इनकम कमा रही है ना, पंजाब गवर्नमेंट अपना कोई बिजनेस करके इनकम कमा रही है ना, कराची की लोकल गवर्नमेंट अपना कोई बिजनेस करके इनकम कमा रही है ना, तो उन्हें भी इनकम टैक्स लॉ के तहत एफबीआर को फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ सकता है। इसीलिए लॉ मेकर ने बड़ा सोच समझ कर फेडरल गवर्नमेंट को एक सेपरेट पर्सन बनाया, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को अपने ऊपर टैक्स तो नहीं देना, क्योंकि वो तो खुद ही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट्स को इनकम कमाती है तो इन्हें भी फेडरल गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ सकते हैं। क्लियर है बात? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्मॉल कंपनी। अगेन ये डेफिनेशन थियोरेटिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली आपने देख ली, इसको रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ना आज तक ऐसा हुआ है, ना मुझे लगता है ऐसा होगा कि कंपनी की डेफिनेशन वो आपसे थ्योरी में पूछे, बस आपने इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेना है। अच्छा जी, इसके बाद स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। सर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्यों? क्योंकि हमारे पास कंपनी की डेफिनेशन में एक टर्म आ रही थी स्मॉल कंपनी, तो समझना पड़ेगा स्मॉल कंपनी कहता है किसको है। कहता है स्मॉल कंपनी मीन्स, अगेन मीन्स, क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब है ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। यानी अब भूल जाओ कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी कॉमन लाइफ में, तुम्हारी कॉमन डिक्शनरी में स्मॉल कंपनी का क्या मतलब है। लॉ मेकर कह रहा है जो मैं बता रहा हूं ना उसको फॉलो करो, मेरी नजर में ये स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी मीन्स a company registered on or after 1st day of July 2005 under the Companies Act 2017। पहली कंडीशन, ये एक ऐसी कंपनी है जो 1 जुलाई 2005 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, 1 जुलाई 2005 के बाद रजिस्टर्ड हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। एक ऐसी कंपनी जो कि 1 जुलाई 2005 के बाद रजिस्टर्ड हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, जिसके अंदर ये 5 कंडीशंस आ रही हो। कंडीशन नंबर 1, हैज अ पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन। हैज अ पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, सर ये क्या चीज है? सर ये सिंपली इक्विटी की बात हो रही है। हमारी बैलेंस शीट पे जो इक्विटी आ रही होती है ना, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, जनरल रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स वगैरह, इसको हम इक्विटी कहते हैं। कहता है जिसका पेड अप कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व यानी कि शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व वगैरह, जिसकी टोटल इक्विटी 50 मिलियन से कम हो, 5 करोड़ रुपए से कम हो, पहली कंडीशन। नंबर 2, हैज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, जिसके साल में किसी भी वक्त नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 250 से ज्यादा ना हो, 250 से कम हो। जिसके साल में किसी भी वक्त नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 250 से ज्यादा ना हो, 250 से कम हो। हैज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन, हैज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन। सर टर्नओवर क्या होता है? सर टर्नओवर होता है रेवेन्यू, टर्नओवर कहते हैं सेल्स को, जिसके पूरे साल का रेवेन्यू 250 मिलियन से कम हो, 25 करोड़ रुपए से कम हो। वही मैं आंसर करता हूं थोड़ी देर में। सर एक ऐसी कंपनी जो 1 जुलाई 2005 से बाद
1 जुलाई 2005 के बाद कंपनीज एक्ट 2017 के तहत इनकॉर्पोरेट कराई गई हो, जिसकी टोटल इक्विटी 5 करोड़ रुपए से कम हो, जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 250 से कम हो, जिसका पूरे साल का रेवेन्यू, जिसके पूरे साल की सेल 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ रुपए से कम हो, which is not formed by splitting up or reconstitution of the company already in existence, which is not formed by splitting up or reconstitution of the company already in existence. क्या मतलब? देखें, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू 250 मिलियन से ज़्यादा है, 400 मिलियन है, जिसके एम्प्लॉयज़ 250 से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 300 है, जिसकी इक्विटी 50 मिलियन से ज़्यादा है, लेट से 60 मिलियन है, 80 मिलियन है। हमने सोचा कि यार इस कंपनी को तोड़कर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, दो छोटी छोटी कंपनीज बनाकर इसको डिवाइड कर देते हैं, इसके दो टुकड़े कर देते हैं। तो अगर आपने एक बिग कंपनी को, अगर आपने एक लार्ज कंपनी को तोड़कर स्प्लिट करके दो छोटी छोटी कंपनीज बनाने की कोशिश की इस तरह से कि उनकी इक्विटी 50 मिलियन से कम हो जाए, उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 250 से कम हो जाए, या उनका रेवेन्यू 250 से कम हो जाए, तो ये भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, ये भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। भाई फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, एक कंपनी है जो वक्त के साथ ग्रो करके इतनी ग्रो कर गई कि उसका इक्विटी 50 मिलियन से ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 250 से ज़्यादा हो गए, रेवेन्यू 250 से ज़्यादा हो गया। अब मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, इस कंपनी का डीमर्जर कर देता हूँ, इसे दो टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, कुछ इक्विटी एक जगह ले जाऊंगा, कुछ इक्विटी एक जगह ले जाऊंगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को तोड़ दूंगा, उनका रेवेन्यू भी तोड़ दूंगा, ताकि ये कंडीशंस पूरी हो जाए। तो अगर मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ, अगर मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, ये स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। और लास्ट कंडीशन, which is not a small and medium enterprises, which is not a small and medium enterprises। अब small and medium enterprises क्या है, ये एक अलग सवाल है, इसकी एक अलग डेफिनेशन है, इसकी एक अलग डेफिनेशन है, देखेंगे। सबसे पहले हम इसको फोकस करते हैं। स्मॉल कंपनी का मतलब है, स्मॉल कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसमें 6 कंडीशंस हो, एक ऐसी कंपनी जिसमें 6 कंडीशंस पूरी हो रही हो। एक चीज पे फोकस कीजिएगा, आखिरी कंडीशन के बाद एंड लिखा है, आखिरी कंडीशन के बाद एंड लिखा है, यानी कि ये 6 की 6 बातें पूरी होनी चाहिए, ये 6 की 6 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तो जाकर वो कंपनी स्मॉल कंपनी बनेगी। एक ऐसी कंपनी जिसमें 6 कंडीशंस पूरी हो रही हो। पहली कंडीशन, जो 1 जुलाई 2005 के बाद कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी हो। दूसरी कंडीशन, जिसकी टोटल इक्विटी 50 मिलियन 5 करोड़ से कम हो। तीसरी कंडीशन, जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किसी भी वक्त 250 से क्रॉस ना करे, 250 से कम हो। चौथी कंडीशन, जिसका एनुअल रेवेन्यू, जिसकी एनुअल सेल्स 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से कम हो। पांचवी कंडीशन, जो कि किसी बिग कंपनी को, लार्ज कंपनी को तोड़कर, स्प्लिट करके या रिकंस्टिट्यूट करके ना बनाई गई हो। और लास्ट कंडीशन, जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन मीट ना करे, जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को मीट ना करे। अब देखें, ये तो रूल बेस्ड बात है, ये तो रूल बेस्ड बात है कि भाई ये कंडीशंस पूरी होंगी तो कंपनी स्मॉल कंपनी बन जाएगी। हमारे जहन में सवाल आता है कि लॉ मेकर इतना पेचीदा क्यों है, क्यों चीज़ें डिफिकल्ट कर रहा है, क्या ज़रूरत है स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट की। कंपनी की बात हो तो गई, कंपनी की बात हो गई, अब क्या रहा है स्मॉल कंपनी। हम क्यों बड़ी कंपनी को तोड़कर स्मॉल कंपनी को बनाने की देड़ोशारी करेंगे। ऑब्वियसली इसके पीछे कोई ना कोई फ़ायदा होगा, इसके पीछे कोई ना कोई फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा है जी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान में कंपनी का टैक्स रेट कितना है, 29%। कंपनी 1 रुपये कमाए, 1000 कमाए, 1 करोड़ कमाए या 1 अरब कमाए, उसको टैक्स कितना देना है, 29%। उसको टैक्स कितना देना है, 29%। लेकिन अगर एक कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन मीट कर जाती है, लेकिन अगर एक कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन मीट कर जाती है, तो स्मॉल कंपनी के टैक्स रेट्स, स्मॉल कंपनी के टैक्स रेट्स नॉर्मल कंपनी से कम होते हैं। स्मॉल कंपनी के जो टैक्स रेट्स हैं वो नॉर्मल कंपनी से कम होते हैं। शायद मैंने आपके हैंडआउट में लिखे भी हैं, हाँ।
स्मॉल कंपनी का टैक्स रेट कितना है 20%, जबकि नॉर्मल कंपनी का टैक्स रेट कितना है 29%। यानी नॉर्मली कंपनीज के ऊपर टैक्स रेट लगता है 29%। 100 रुपये कमाओगे तो 29 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन मीट कर जाए तो फिर उनके लिए टैक्स रेट 29% से कम होकर 20% हो जाता है। तो इसीलिए लॉ मेकर ने स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट अलग से दिया, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन प्रोवाइड की, और शायद हो सकता है कि एक टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल हो कि उसकी कंपनी स्मॉल कंपनी बन जाए। ऑब्वियसली बेनिफिशियल ही होगा क्योंकि उसे 29% की जगह 20% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर ये क्या बात हुई कि 1 जुलाई 2005 पहले तो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत कैसे रजिस्टर्ड होगी। 1 जुलाई 2005 से पहले कंपनीज एक्ट 2017 के तहत कैसे रजिस्टर्ड होगी। देखें, ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। समझना मेरी बात। इनकम टैक्स के लिए मैंने आपको याद है बताया था कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पहले इनकम टैक्स एक्ट 1922 हुआ करता था। फिर पाकिस्तान ने अपना पहला कानून बनाया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। फिर पाकिस्तान ने अपना एक नया कानून बनाया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब इसी तरह कंपनी लॉ से रिलेटेड ना, मुझे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन जो पता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। कंपनी लॉ से रिलेटेड पहले कानून हुआ करता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। मुझे इसकी पहले की हिस्ट्री नहीं पता, मुझे यहाँ तक की बातें पता है। कंपनीज के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस हुआ करता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। फिर 2017 में कंपनीज एक्ट 2017 आया। मतलब जिस वक्त मैं सीए कर रहा था ना, जिस वक्त मैं आपकी तरह स्टूडेंट हुआ करता था, मैंने कंपनी लॉ का पेपर दिया था मेरे ख्याल 2012-13 में, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। उस वक्त कंपनीज एक्ट आया ही नहीं था, तो मैंने एज अ स्टूडेंट कंपनीज एक्ट पढ़ा ही नहीं है। मैंने कौन सा कानून पढ़ा है? मैंने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पढ़ा है। ऑब्वियसली कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से पहले भी कोई कानून हुआ करता होगा, मुझे नहीं पता अभी उसके बारे में। तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस दिया हुआ है ना, ये सिर्फ उस चीज से रिलेटेड लीगल रेफरेंस है। असल में देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। पहले यहां पर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लिखा था, लेकिन 2017 में कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। तो लॉ में जहां जहां कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लिखा था, लॉ ने उसको रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट कर दिया। अज्यूम करते हैं कि 2030 में नया कंपनी आ जाता है, 2030 में नया कंपनीज ऑर्डिनेंस आ जाता है, तो कानून में जहां जहां कंपनीज एक्ट लिखा होगा ना, उसको लॉ मेकर रिप्लेस करके कंपनीज ऑर्डिनेंस 2030 लिख देगा। तो ये सिर्फ एक कानून बनाने का तरीका होता है कि कोई भी कानून आउटडेटेड लॉ को रेफर नहीं करता। एक लॉ अगर खत्म हो गया और उसकी जगह नया कानून आ गया तो वो उसको रेफर कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2005 से पहले या 2005 के बाद 2017 के तहत कंपनी कैसे बनाई जा सकती है। अगर कोई कंपनी 2017 से पहले बनी होगी तो ऑब्वियसली वो कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बनी होगी, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस की बनी होगी। लेकिन अगर कोई कंपनी कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनी है तो आज की तारीख में इज एज गुड एज के वो कंपनीज एक्ट के तहत बनी है। समझे नहीं? मैं कह रहा हूं अगर तुमने 2010 में कंपनी बनाई होती तो उस वक्त तो ये कानून नहीं था ना, तो 2010 में तुमने कंपनी इस लॉ के तहत बनाई होती। अब 2017 में ये कानून खत्म हो गया, ये कानून आ गया, तो तुम ऐसे ही माने जाओगे कि एज इफ तुमने कंपनीज एक्ट 2017 के तहत कंपनी बनाई है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई कंपनी 2005 से पहले की बनी हुई है, वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने डेट रिस्ट्रिक्ट कर दी है। कि अगर कोई कंपनी 2005 के पहले की है वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। शर्त क्या है कि वो कंपनी 2005 के बाद बनाई गई हो। सर 6 कंडीशंस। अच्छा, ये डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आपको रिटेन करना है, इसको आपको रट्टा लगाना है। ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, पूछा भी है पास्ट में। स्मॉल कंपनी का मतलब है जिसमें 6 कंडीशंस हो। कंडीशन नंबर 1, 1 जुलाई 2005 के बाद कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हो। कंडीशन नंबर 2,
जिसकी टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व 50 मिलियन 5 करोड़ से कम हो। कंडीशन नंबर 3, जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज साल में किसी भी वक्त 250 से एक्सीड ना करे, 250 से कम हो। कंडीशन नंबर 4, जिसका एनुअल टर्नओवर, जिसका एनुअल रेवेन्यू 250 मिलियन 25 करोड़ रुपए से कम हो। कंडीशन नंबर 5, किसी बड़ी कंपनी को, किसी जॉइंट कंपनी को, किसी लार्ज कंपनी को तोड़कर छोटी कंपनी बनाने की कोशिश की, ये स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। एंड लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 6, जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन मीट ना करे, जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन मीट ना कर रही हो। क्या ये बातें समझ आती है? मैं चलिए जी, हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो आज की हम अपनी गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। लेकिन अगले 5-10 मिनट में मौजूद हूँ यहाँ पे, अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो हमारा ये पर्सन्स का चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।